तो अगर आप बिहार में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं और बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं वो प्रश्न लेकर आया हूं जो बीपीएससी का फेवरेट है और बीपीएससी ये प्रश्न बार बार पूछता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए बीपीएससी का जो पहला फेवरेट प्रश्न है वो देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखिए, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव लड़ सकता है। तो यहाँ पे देखिए पिछली वीडियो में मैंने बताया, तो वो कितनी बार भी वो चुनाव लड़ सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए जो महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, यानी कि कब, तो वो हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे जो अभिपेशी ने पूछा है, भारतीय संविधान का दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान क्या होगा, अंगीकृत किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहे कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा, तो संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए जो महत्वपूर्ण है। कह रहे कि एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित होता है, किस में होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में होता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए इसके बारे में और कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित होता है। वे आदर्श हैं जिन्हें किसी राज्य के द्वारा नीति निर्माण एवं कानूनों के क्रियान्वयन में ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहे कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार। यहाँ पे और थोड़ा जान लेते हैं। कह रहे कि देखिए भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किया गया है। तो आप इस अनुच्छेद यानी कि 40 आर्टिकल याद रखिएगा। कौन सा? आर्टिकल नंबर 40 क्या कहता है? संविधान का अनुच्छेद 40 कहता है राज्यों के लिए ग्राम पंचायत के संगठन का प्रावधान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न और देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारण किया गया है किस में, तो मौलिक कर्तव्यों को 42वां संशोधन के द्वारा किया गया है। ठीक है, और थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। कह रहे कि मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया है और इसी के तहत मौलिक कर्तव्यों से संबंधित भाग 4 के क एवं 51 क को शामिल किया गया है। मूल्यतः ठीक है, मूलतः मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? पहले 10 थी, लेकिन 86वां संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है और वर्तमान में टोटल आपसे पूछे कितने कर्तव्य हैं, तो टोटल अभी 11 हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को आचार आदेशों के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि वो है कौन? मौलिक कर्तव्य है। पूछेगा टोटल मौलिक कर्तव्य अभी कितने हैं, तो वो कितना है? 11 है। पहले कितना था? 10 था, लेकिन 86वां ठीक है 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में एक और जोड़ा है। अभी टोटल कितने हैं? 11 है। चलिए और देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि राष्ट्रपति क्या है, तो संसद का एक हिस्सा नहीं है। बिल्कुल गलत जवाब, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। ठीक है, संसद का हिस्सा, बिल्कुल राष्ट्रपति जो है संसद का हिस्सा होता है। संसद का हिस्सा होता है और इसे संसद में बैठता है। बिल्कुल यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला और प्रश्न देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। कह रहे भारत का जो राष्ट्रपति होता है लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर संसद का निर्माण करता है। आपसे पूछे कि संसद क्या है, तो संसद में देखिए लोकसभा और राज्यसभा और प्लस में जो है राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर क्या बनाता है, तो संसद बनाता है। संसद में राष्ट्रपति भी आ जाता है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, मिलकर क्या संसद का निर्माण करता है। इस प्रकार वह संसद का अभिन्न अंग होता है और गौरतलब है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या फिर सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो आप सभी प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। जी नहीं, बिल्कुल प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है सीधा जनता के द्वारा चुनना, तो राष्ट्रपति को सीधा जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ठीक है, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, बिल्कुल एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा भी चुना जाता है। अनुपातिक मत प्रणाली, जी अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा भी चुना जाता है। खुला बैलेट प्रणाली, यानी कि खुला बैलेट नहीं, इसके द्वारा नहीं। तो यहाँ बी और सी, यहाँ पे एक ऑप्शन और होता है क्या, बी और सी, बी एंड सी, या फिर आपका ऑप्शन जो ई रहेगा वो रहेगा कि एक या इनमें से एक से अधिक। तो हमारा यहाँ पे ई वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी और सी दोनों। चलिए और देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। इससे पहले ये और इसके बारे में और जान लेते हैं विस्तार से। कह रहे कि अनुच्छेद 55
क्लॉज 3 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल सकर्मणीय हस्तांतरण मत प्रणाली के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसलिए वहां पे ऑप्शन नंबर बी और सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है, यानी कि मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव होता है और वहां पे कोई वाद विवाद हो जाता है, तो उसका निपटारा कौन करेगा? तो देखिए हमारे भारत का जो सर्वोच्च ठीक है सर्वोच्च न्यायालय होता है जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, वही करेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे? भारत के यहाँ पे नहीं, ये नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं, जो आगे और इसके बारे में जान लेते हैं विस्तार से, कौन से आर्टिकल में लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल जो है वो है 71। क्या बोलता है? अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है, उस विवाद का जो निपटारा है संविधान के आर्टिकल 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चय ही अंतिम निर्णय होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर राष्ट्रपति चुनाव में कोई वाद विवाद हो जाता है, तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ही निर्णय यानी कि आदेश देगा, सुप्रीम कोर्ट ही जजमेंट देगा, और सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देगा वो सर्वोपरि माना जाएगा, सर्वोपरि माना जाएगा, और उन्हीं का जो फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि और भी महत्वपूर्ण है। देखते हैं, कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, कैसे? तो देखिए भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा बिल्कुल नहीं, भारत के प्रधान के मंत्री द्वारा राष्ट्रपति को नहीं हटाया जा सकता है, लोकसभा के द्वारा नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा बिल्कुल नहीं, संसद के द्वारा यहाँ पे अध्यादेश लाकर संसद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और इनके बारे में देख लेते हैं किस तरीके से भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो देखिए भारत के संविधान अनुच्छेद 56 के खंड 1 के उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंध लिखा है कि अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया के द्वारा, यानी कि देखिए राष्ट्रपति को हटाने का जो अनुच्छेद है वो 61 में है, यानी कि आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 61 में है। किसकी पद्धति के द्वारा? तो महाअभियोग चलाने के पश्चात, ठीक है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। संसद द्वारा चलाए गए महाअभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। किसका? राष्ट्रपति का। ठीक है, देखिए ये एक बात और याद रखिएगा, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को बोला जाता है। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष यानी एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? तो आप सभी जानते हैं वो होता है राष्ट्रपति, और भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति को बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला और देख लेते जो इसी का जो और क्या क्या प्रश्न बन सकता है। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार, देखिए अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। पूछा जाएगा कि कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? तो कार्यपालिका की जो शक्ति होती है राष्ट्रपति में निहित होती है। ये किस अनुच्छेद में लिखा है? तो अनुच्छेद 53(1) में लिखा गया है। अगर पूछे कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो आर्टिकल कौन सा है? तो वो होगा आर्टिकल नंबर 52 होगा। ठीक है, प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं यानी कि खुद या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ठीक है, इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका का अध्यक्ष जो होता है वो एग्जीक्यूटिव जो हेड होता है कौन होगा? तो राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए जो हाल ही में से भी पूछा है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं क्या है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकार कौन होता है? तो यहाँ पे देखिए वो होता है मंत्रिमंडल का सचिव होता है। इसके बारे में और विस्तार से जान लेते हैं क्या क्या पूछ सकता है क्वेश्चन। कह रहे हैं कि केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। वे सिविल सर्विसेज बोर्ड के पालन अध्यक्ष भी होता है। ठीक है, यानी कि यूपीएससी का जो हेड होता है, अध्यक्ष भी होता है। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारत सरकार के नागरिक सेवा के प्रमुख भी होता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आय आपात, देखिए राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो आप सभी जानते हैं पिछली क्लास में हमने देखा था जो राष्ट्रीय आपात यानी कि 3 तरह के आपातकाल लगाया जाता है, इमरजेंसी लगाई जाती है, जिसमें कि आर्टिकल 52 में है और आर्टिकल 56 में है और आर्टिकल 360 में है। आर्टिकल 352 यानी कि 352 में जो है वो राष्ट्रीय आपात है। ठीक है, यानी कि अगर किसी तरह का विद्रोह होता है या फिर युद्ध होता है या सशस्त्र विद्रोह होता है तो उन स्थिति में आर्टिकल 352 की तरह राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। उसके बाद अगर 356 में क्या होता है कि किसी राज्य में अगर वहां के मुख्यमंत्री या फिर वहां पे विधानसभा भंग होता है, उस स्थिति में या फिर कोई मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा देता है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, वो आर्टिकल 356 के तहत। या फिर भारत के किसी भी भूभाग पर अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, यानी कि वित्त का कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम यानी कि वित्तीय संबंधित कोई वो होती है, तो उस स्थिति में वित्तीय आयोग 360 के तहत लगाया जाता है। तो इन तीनों आर्टिकल को आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है और पूछा जाता है। फर्स्ट प्रश्न पूछता है ये कि राष्ट्रीय आपात का आर्टिकल कौन सा है? तो 352 है। उसके बाद राष्ट्रपति शासन का आर्टिकल क्या है? 356 है। उसके बाद अगर वित्तीय आपात पूछे तो वो 360 है। यहाँ पे पूछा कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कब कर सकता है, तो यहाँ पे देखिए
हथियारबंद विद्रोह के आधार पर बिल्कुल नहीं, बाह्य आक्रमण के आधार पर, ठीक है। यहाँ राष्ट्रीय आपात बोला है, तो राष्ट्रीय आपात 352 है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि हथियारबंद विद्रोह, तो अभी अभी मैंने बताया 352 में क्या होगा, हथियारबंद विद्रोह से करेगा, तो यानी कि ये तो करेगा। बाह्य आक्रमण, अगर बाह्य आक्रमण भी होगा तभी भी ये करेगा, युद्ध के आधार पर होगा तो भी करेगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। और अगर आपसे अगर आर्टिकल पूछ ले तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 352 हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, यानी कि हथियारबंद विद्रोह भी होगा, बाह्य आक्रमण भी होगा, या युद्ध के आधार पर कोई तरह की दिक्कत होता है, तो उस स्थिति में आर्टिकल 352 के तहत ये सभी के सभी लागू होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि और महत्वपूर्ण है। कह रहे कि अनुच्छेद 352 के अनुसार, देखिए अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, वह एक ऐसा निम्नलिखित आदेशों पर या आधारों पर करता है। कौन कौन सा आधार, हथियारबंद विद्रोह हो, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो, या बाह्य आक्रमण हो, या फिर कोई युद्ध का आधार हो। उस स्थिति में वो आर्टिकल किस पे, आर्टिकल 352 का प्रयोग करके भारत में क्या कर सकता है, आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार है। देखिए भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, किस चीज की अधिकार नहीं देता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, जी ये तो आदेश देता है, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं, ये नहीं देता है। तो राज्यों के जो मुख्यमंत्री है वो राष्ट्रपति के द्वारा जो चुने जाते हैं, एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसे राज्यपाल कहते हैं, राज्यपाल यानी कि एलजी के द्वारा किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को अपॉइंटमेंट करता है, ठीक है। तो अब वहां पे देखिए रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर, जो रक्षा बलों का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। देश के किसी भी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का, बिल्कुल ये तो सही है, लेकिन पूछा है कि इनमें नहीं होता है, नहीं पूछा है तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, और यही ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे और देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण और क्या पूछा जा सकता है, तो आपसे आर्टिकल भी पूछा जा सकता है। कह रहे कि अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, तो उसके राज्यपाल करेगा। आपसे आर्टिकल पूछ देगा कि राज्य के मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। अगर पूछे कौन सी आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 164(1) के तहत। अगला प्रश्न है जो कि महत्वपूर्ण है, कह रहे कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है, वो कौन सा है, तो राष्ट्रपति को देखिए क्षमादान, बिल्कुल राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान, मतलब कि शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, राष्ट्रपति अगर चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटा सकता है बिना संसद के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, आपातकाल की घोषणा, बिल्कुल राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा भी कर सकता है, अध्यादेश भी जारी कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण क्या क्वेश्चंस बन सकता है इस पर। कह रहे थे अनुच्छेद 124, क्या अनुच्छेद 124 खंड 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जा सकेगा जब तक कि साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर वो ऐसे हटाए जाने के लिए संसद में प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य के बहुमत तथा उपस्थित मत देने पर सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन ना हो। कहने का मतलब यह है कि जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसको आप जब तक नहीं हटा सकते जब तक कि ये ना देखा जाए कि वो कोई दुर्व्यवहार कर रहा है या फिर सर्वोच्च न्यायालय का या गरिमा का वो उल्लंघन कर रहा है, तभी हटा सकते हैं। वो भी किस तरह से, तो आपको उस तरीके से क्या है कि संसद के जितने भी सदस्य होते हैं उसमें जो 2/3 बहुमत से पारित करके यानी कि अध्यादेश ला करके किसको हम हटा सकते हैं, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हैं। ये सारी बात यहाँ लिखा है क्या कि संसद के प्रत्येक सदन का मतलब है उच्च सदन और निम्न सदन अपनी कुल सदस्य संख्या के या कुल बहुमत का जितने भी है या फिर उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 यानी 2/3 द्वारा ठीक है समर्थित समावेदन, ठीक है, राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश, ठीक है, राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दिया है, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति डायरेक्ट नहीं हटा सकता है, ये दोनों सदन में बहुमत पार करके कितने पर 2/3 के बाद हम किसी भी मतलब कि उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हम हटा सकते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न और देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो आप सभी जानते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वो कहाँ के थे, तो वो बिहार के थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न और इसको और देख लेते हैं क्या क्वेश्चन इससे बन सकता है। तो देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वह संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, और आप सभी जानते हैं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी।
और इसी इसी दिन ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और उसके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक होता है किसकी, संविधान सभा की, जिसमें इसके राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी तौर पर इसका अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 दिन के लिए सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष रहता है। इसलिए प्रश्न यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि वो कौन सा व्यक्ति है जो संविधान सभा का केवल 2 दिन के लिए अध्यक्ष पद पर रहे थे, तो वो सच्चिदानंद सिन्हा रहे थे। पूछेगा कब से कब, तो 9 दिसंबर 1946 से लेकर 11 दिसंबर 1946 तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न और देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन है जो कि असत्य है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति पद के लिए कम से कम आयु होनी चाहिए वो 35 वर्ष होना चाहिए। इसके अलावा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, बिल्कुल ये बात भी सही है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अगला देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, देखिए उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है, बल्कि ये भी क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से इनका भी चुनाव किया जाता है। ठीक है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा जो हम चुन के भेजते हैं वो सारे क्या करता है, वोटिंग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। चौथा कह रहे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो बिल्कुल जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ही, इसमें कोई शक नहीं है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे, तो बिहार के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न और देख लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखिए जो महत्वपूर्ण है, कह रहे कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो आप सभी जानते हैं सभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। अगर लोकसभा का पूछे तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो ओम बिरला। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार, ठीक है, अनुच्छेद 89 के अनुसार, किसके 64 तथा अनुच्छेद 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, उपसभा का पादेन सभापति होता है। कह रहे कि भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। देखिए भारत का प्रधानमंत्री राज्य सरकार का, ठीक है, तो आप सभी जानते हैं राज्य सरकार का तो नहीं होगा, केंद्र सरकार का होता है। ठीक है, चलिए अगला और देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकता है उसको देख लेते हैं। कह रहे कि अनुच्छेद 54(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, और हमारा देखिए क्या है कि हमारा संविधान मंत्रिमंडलीय, ठीक है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली को मान्यता देता है। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है, यह लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होता है, यानी कि लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार चुना जाता है और वही ही प्रधानमंत्री होता है। कह रहे कि अनुच्छेद 78 के अनुसार यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, किसमें, आर्टिकल 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चित से राष्ट्रपति को संसूचित करें और जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। ये किस में लिखा है, आर्टिकल 78 में लिखा है। अगला प्रश्न देख लीजिए और जो महत्वपूर्ण है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्त सही है। तो देखिए कह रहे विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। ठीक है, विधायिका कार्यपालिका, ठीक है, विधायिका जो होता है कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। विधायिका एक कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। देखिए राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाब नहीं है, न्यायपालिका के प्रति राष्ट्रपति जवाब है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी गलत हो जाएगा, बाकी सही हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे जो कौन से महत्वपूर्ण कह रहा है कि शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियां होती है। कौन कौन सी, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से लिया गया है। तो आपका यहाँ पे उत्तर होना चाहिए ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका, ठीक है, संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसाधात्मक शासन, ठीक है, व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होता है और राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले और देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है। कह रहे कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है। तो आप सभी जानते हैं जो भारत का जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा के प्रति है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण और क्या क्वेश्चंस बन सकता है उसको भी देख लेते हैं। कह रहे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, ठीक है,
कह रहे कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जो प्रधानमंत्री होते हैं वो 75(3) यानी कि 75 क्लोज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चूंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं, अतः वे लोकसभा के प्रति क्या होगा, उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहे कि संविधान में मंत्रिमंडल का शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वो किस आर्टिकल में, तो वो हो जाएगा आर्टिकल 352 में। तो आप सभी जानते हैं आर्टिकल 352 क्या है। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात का घोषणा किया गया है, यानी कि भारत में अगर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लगाएगा तो वो राष्ट्रीय आपात 352 के तहत। 356 में क्या होता है, यदि राष्ट्रपति शासन लगाते हैं 356 है। 360 में क्या होता है, वित्तीय आपात। 360 वित्तीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन और ये राष्ट्रीय आपात। चलिए अगला और देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है और क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी करेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में सूचित करे। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहे भारत सरकार को, ठीक है, भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है, यानी कि भारत सरकार को कानूनी तौर पर कौन परामर्श देता है, तो वो हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। ठीक है, भारत सरकार को कानूनी तौर पर जो कौन सलाह देता है, तो अटॉर्नी जनरल। अगर पूछे कि भारत सरकार का कौन सबसे बड़ा वकील होता है, तो वो अटॉर्नी जनरल ही होता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे और देख लेते हैं इसमें क्या क्या प्रश्न बन सकता है। कह रहे कि संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों पर परामर्श देने का राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। ठीक है, किसकी, राष्ट्रपति करता है अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति, और इसी को क्या कहते हैं, महान्यायवादी कहते हैं। ठीक है, उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति होने की योग्यता अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी उसी को बनाता है जो व्यक्ति की उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति होने के लिए योग्यता रखता हो, उसी को राष्ट्रपति, ठीक है, क्या बनाता है, अटॉर्नी जनरल या फिर महान्यायवादी, क्योंकि भारत सरकार का वो कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है, वाले किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भी होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, भारत का महान न्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। अभी अभी हमने सीखा जाना कि वो भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं, अटॉर्नी जनरल का नियुक्त करते हैं, और उसी अटॉर्नी जनरल को ही महान न्यायवादी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं इसमें क्या क्या प्रश्न बन सकता है। तो अभी देखिए, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल महाअधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है, वह राज्यपाल के प्रसाद पद का धारण करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हमने देखा कि जो भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार की जो विधित यानी कानूनी परामर्श देने के लिए क्या नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी का। लेकिन राज्य सरकार का पूछे तो राज्य सरकार के लिए एडवोकेट जनरल यानी कि महाअधिवक्ता को नियुक्ति करता है, और इन्हें कौन नियुक्त करता है, तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और इसकी यानी कि महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के लिए बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, तो इसका योग्यता ये होना चाहिए कि उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, अटॉर्नी जनरल में क्या था, सुप्रीम कोर्ट, और महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल में क्या है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, उसी को क्या करते हैं, एडवोकेट जनरल नियुक्त किया जाता है। और नियुक्त कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है, और राज्यपाल के ही प्रसाद पर वह पद धारण करता है। और ये बात कहाँ लिखा है, तो आर्टिकल 365 में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे देखिए कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे भारत का महान न्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो भारत का महान न्यायवादी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन अगर राज्य का बोले तो फिर वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडवोकेट जनरल, किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा, बहुत ही यहाँ से क्वेश्चंस बनता है और बीपीएससी खास करके यहाँ से क्वेश्चंस पुट अप करता है। अगला प्रश्न देखिए जो और इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ, तो आप सभी जानते हैं वो हुआ था 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न करें लोकसभा का नेता कौन होता है, तो लोकसभा का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न और देख लेते हैं जो कि और महत्वपूर्ण यहाँ से है। कह रहे कि चूंकि अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल का नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। पहला प्रश्न यहाँ पे ये बन जाता है कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। किसे करेगा, तो लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होगा यानी कि जिसकी सबसे ज्यादा सीट आई होगी उसी को ही प्रधानमंत्री के लिए वो नियुक्त करता है। कौन, तो राष्ट्रपति के द्वारा। अतः लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होने के साथ साथ प्रधानमंत्री को पूरी लोकसभा का नेता माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला और प्रश्न देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए
कह रहे लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष कम से कम होने ही चाहिए। और आपसे पूछे वोट डालने के लिए कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 18 साल होना चाहिए। पहले कितना था? तो 21 वर्ष। कब 21 से 18 किया गया है? तो वो 61वां संविधान संशोधन में। कब? 68 में। कब? 1889 में। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए दोस्तों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? तो कम से कम 25 होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे है, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम वर्ष क्या है? यानी कि संसद, अगर आप संसद का सदस्य बनना चाहते हैं तो कम से कम आपकी जो उम्र है 25 वर्ष होना चाहिए। वही चीज अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितना वर्ष होना चाहिए? तो कम से कम 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 158 के तहत क्या बोला है? चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है तो उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात वह अपनी जमानत खो बैठता है। क्या है, इसको समझते हैं आम भाषा में। देखिए, जब चुनाव होता है, जो प्रतिनिधित्व खड़ा होता है, भाग लेता है चुनाव लड़ने के लिए, तो उसे कुछ रकम यानी कि जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। कहां पर? इलेक्शन कमीशन में। और यदि वो चुनाव लड़ता है और चुनाव लड़ने के पश्चात जितना भी वैध मत होते हैं, जितना भी वैध वोटिंग होता है, अगर उसका 1/6 यानी 1/6 भाग प्राप्त नहीं हुआ तो उसे उसका क्या होता है? जमानत राशि जब्त हो जाता है। यानी कि जो राशि उसने सिक्योरिटी मनी के तौर पे जमा कराया होता है वो नहीं मिलता है, और उसी को कहते हैं जमानत राशि जब्त हो जाना। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। चलिए आगे और देख लेते हैं जो कि यहाँ पे महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न पूछा है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष यथावत रहेगा? यानी कि देखिए, 1971 में लोकसभा सीटों के लिए बताया गया था कि किस राज्य में कितनी सीट होना चाहिए। सभी का जो सीट है वो फिक्स है। ये नहीं कि इस बार लोकसभा में उत्तर प्रदेश का इतना सीट कर दिया, दूसरी लोकसभा में इतना कर दिया, तो वो नहीं। वो 1971 में एक फिक्स कर दिया गया था। और कितने वर्ष तक? तो 2026 तक की वो लोकसभा की जो सीटें हैं, जो आवंटन है उसमें फिक्स रहेगा, और हर किसी राज्य के लिए। ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको और विस्तार से देखते हैं। कह रहे कि संविधान के 84वें संशोधन 2000 द्वारा 21वां क्लोज 3 के परंतुक में संशोधन करके 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन का निर्धारण 2026 तक संशोधन किया गया है। कब तक? 2026 तक। ठीक है, तब तक स्थान निर्धारण के लिए 1971 की जनगणना पर आधार वर्ष ही होगी। यानी कि 1971 में जो जनगणना हुआ था उसी को आधार वर्ष मानकर हर किसी राज्य में लोकसभा सीटों का आवंटन किया गया है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और 2026 तक वही रहने वाला है, उससे पहले चेंज नहीं होगा। प्रत्येक राज्य के लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? यानी कि 2026 तक रोक दिया गया है। इससे पहले कोई भी राज्य में परिसीमन नहीं होगा, और जो भी लोकसभा की सीटें हैं वही रहेगा, फिक्स रहेगा। कब तक? 2026 तक। अगला प्रश्न देख लीजिए, महत्वपूर्ण है। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए ठीक है स्थानों का आवंटन आधारित है। अभी हमने जाना कि वो है 1971। ठीक है, और 1971 के जनगणना के आधार पर यह बताया गया है कि सभी में लोकसभा सीटों में यानी कि किस किस राज्य में कितने कितने लोकसभा सीटें होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो आप सभी जानते हैं कि यूपी में विधानसभा में सदस्यों की संख्या ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे यूपी तो है ही नहीं। तो यहाँ पे फिर प्रश्न बनता है कि सर आंसर होगा कौन सा है? तो आप सभी को देखिए, यहाँ पे आपको ये याद रखना होगा कि अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, मणिपुर में कितनी है, मेघालय में कितना है, और हिमाचल प्रदेश में कितना है, तभी आप एलिमिनेट कर पाएंगे। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश में 60 है, मणिपुर में भी 60 है, और मेघालय में भी 60 है, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ पर है 68 है। तो इसलिए यहाँ पे पूछा क्या है? अधिकतम। तो अधिकतम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और देखिए हाल ही में बीपीएससी ने इसको पूछा है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको यहाँ पे वो प्रश्न करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जरूर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए। देखिए, कह रहे हैं कि संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 और 212 के तहत राज्यों के विधानमंडल का वर्णन किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रों का प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिकतम 500 और न्यूनतम कितने 60 सदस्यों को मिलकर बनेगी। वर्तमान समय में सबसे छोटी विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुदुचेरी है। यानी कि कितना है यहाँ पर सीट? 30 है। जबकि राज्यों में सिक्किम 32 है,
और सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर कितना है 407 है। ठीक है, उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में 60 है, मेघालय में भी 60 है, मणिपुर में भी 60 है और हिमाचल प्रदेश में कितना है 68 है। तो इस तरीके से तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा हम हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न और देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहे कि देखिए लोकसभा में आंग्ला यानी कि एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास होती है? ठीक है, वो पास है, अब है नहीं, अब थी, क्योंकि जो लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय की मनोनीत करने की जो शक्ति थी वो राष्ट्रपति के पास थी। ठीक है, किसके पास? राष्ट्रपति के पास, यानी भारत के राष्ट्रपति के पास। लेकिन 2019 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ और जो लोकसभा में 2 सदस्य जो मनोनीत किए जाते थे उसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो अभी क्या है कि लोकसभा में कोई भी सदस्य को मनोनीत नहीं किया जाता है, लेकिन राज्यसभा में किया जाता है। कितने? तो 12। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं विस्तार से क्या क्या प्रश्न और बन सकता है। देखिए अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा का अंतर्गत एंग्लो इंडियन समुदाय से यानी कि आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास थी? राष्ट्रपति के पास। लेकिन अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था, परंतु कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 104 होता है। कब होता है? 2019 में, यानी कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अब इसे पूरी तरीके निष्प्रभाव यानी कि हटा दिया गया है। तो यानी कि अब जो है क्या लोकसभा में कोई भी सदस्य को मनोनीत नहीं किया जाता है। कब से? 2019 से। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से? 104 से। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो हो जाएगा आर्टिकल नंबर 330 के तहत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के लिए पहले भी भंग किया जा सकता है। यानी कि जो लोकसभा है कार्यकाल लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का है, लेकिन इससे पहले भी भंग किया जा सकता है। किस स्थिति में किया जा सकता है? तो देखिए राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से दी नहीं, प्रधानमंत्री द्वारा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नहीं, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर या राष्ट्रपति के द्वारा। अगर वो प्रधानमंत्री सिफारिश करता है तो राष्ट्रपति क्या करेगा? 5 वर्ष से पहले ही लोकसभा को भंग कर देगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? तो आप सभी जानते हैं सबसे अधिक अभी कौन भेजता है? तो उत्तर प्रदेश भेजता है। लेकिन ये प्रश्न पूछा है 1978 में, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बिहार, नहीं उत्तर प्रदेश। पहले भी उत्तर प्रदेश ही था। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो लोकसभा में कौन सा था? उत्तर प्रदेश ही। उस समय भी उत्तर प्रदेश है और अभी भी क्या है? उत्तर प्रदेश ही है। ठीक है, बिहार में क्या है? बिहार में ये राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व भेजता है किसमें? लोकसभा में, तो उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर राज्यसभा का पूछे कि उस समय सबसे ज्यादा कौन भेजता था? बिहार और महाराष्ट्र। लेकिन फिलहाल अभी अगर आपसे पूछे लोकसभा में कौन भेजता है तो उत्तर प्रदेश अभी भी और उस समय भी भेजता था। चलो और इसको विस्तार से देखते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहे कि जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व की प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? कब? दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर। ठीक है, तो यहां पे देखिए उस समय दूसरे तथा तीसरे स्तर पे बिहार तथा महाराष्ट्र। बिहार जो था दूसरे नंबर पे था और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे। तो कब था? ये था 19वां यानी कि 39 बीपीएससी 1994 में, जब बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए और इसको विस्तार से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए उस समय 3 नए राज्य नहीं बने थे। कौन कौन से? उस समय बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी थी? 54 थी तथा महाराष्ट्र में 48 थी। कब? वर्ष 2000 में 3 नए राज्यों के गठन के साथ संख्या में परिवर्तन आया। अब स्थिति इस प्रकार है। कब? कि लोकसभा में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, कितना भेजता है? तो 80। द्वितीय स्थान किसका है? महाराष्ट्र का है, कितना? 48। तृतीय स्थान कितना है? बंगाल का है, कितना है? 42। मध्य प्रदेश 29 है, तमिलनाडु 39 है, बिहार पूछे तो 40 है। आप ये वाला पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि बिहार से लोकसभा सीट में कितना भेजते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा 40। कितने? 40। तो बिहार से कितना भेजते हैं? 40। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कह रहे हैं कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो आप सभी जानते हैं लोकसभा का सबसे पहला आम चुनाव हुआ था 1951 से लेकर 52 में। लेकिन यहाँ पे 1951 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला और प्रश्न देख लेते हैं या और किस तरीके से प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य में हुआ था। यह चुनाव कुल 489 सीटों के लिए हुआ था, लेकिन सभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, बहुत ही प्रश्न यहाँ से बन जाता है और हर किसी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न को पूछा जाता है। अगला हाथ देखिए क्या है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है, अर्थात यह एक अस्थायी सदन होता है। कौन? राज्यसभा। इसका 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष
पर निवृत्त यानी कि रिटायर होते हैं। और क्या कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये किसमें लिखा है? अनुच्छेद 83(1) में। तो हमेशा याद रखिएगा, राज्यसभा कभी विघटन मतलब कि खत्म नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है, विघटन नहीं होता है। वो प्रत्येक 2 साल पर 1/3 यानी कि 1/3 3 में से 1 सदस्य क्या होता है? रिटायर होता है प्रत्येक 2 साल में, ठीक है। और राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है कितने? 6 वर्ष का होता है। अगला देखिए, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है और इस प्रकार प्रत्येक राज्य या राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी इसका निर्धारण संविधान की 4थी अनुसूची में किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि राज्यसभा को अस्थायी सदस्य कहते हैं, क्योंकि तो अभी मैंने बताया कि राज्यसभा को अस्थायी सदस्य इसलिए कहते हैं क्योंकि कभी भी राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्य जो होता है रिटायर होते हैं और जो राज्यसभा सदस्य के जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा यहाँ पे हो जाएगा विघटित नहीं होता है, इसलिए हम इसको अस्थायी सदन बोलते हैं। कह रहे कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके प्राप्त है? तो अभी मैंने बताया कि राज्यसभा कभी भंग होता ही नहीं है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति ना उपराष्ट्रपति कोई भी नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कह रहे राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में पूछे तो 12, लोकसभा में पूछे तो 2 पहले, लेकिन 2019 के बाद जब 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद अब लोकसभा में भी मनोनीत नहीं किया जाता है। राज्यसभा में भी होता है कितने? 12। देख लेते हैं कहाँ कहाँ से मनोनीत करते हैं, किस किस क्षेत्र से। तो देखिए, अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत किए जा सकते हैं जो कि साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव का प्राप्त हो, उन्हीं को मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो और भी महत्वपूर्ण है, कह रहे कि राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? तो आप सभी जानते हैं राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो उपराष्ट्रपति होता है। अभी कौन है? जगदीश धनखड़ है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो लोकसभा का जो स्पीकर का निर्वाचन जो होता है वो लोकसभा के बहुमत प्राप्त दलों के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। और देख लेते हैं इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में लोकसभा अभी कौन है? लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है तथा उपाध्यक्ष एम थम्बी दुरई पहले हुआ करते थे, लेकिन 2014 से 2019 तक, लेकिन अभी में कोई भी उपाध्यक्ष नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है कि संसद के 2 सदनों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। नहीं कह रहे कि ज्यादा से ज्यादा कितने महीने 2 सदनों के बीच में सत्रों का पाल होना चाहिए, तो कम से कम यानी कि ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, इससे ज्यादा 2 सत्रों के बीच में नहीं गैप होना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि अभी सत्र टोटल कितने चलते हैं? 3 सत्र चलते हैं, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था। अगला है भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? लोक परीक्षण लेखा से, केंद्र राज्य से, नीति कार्यान्वयन। तो यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? अभी हाल ही में देखिए बीपीएससी ने पूछा 2022 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा अधीनस्थ विधान समिति, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है और आगे क्या क्या संभावना है पूछने की, सारी मैंने डिटेल आपको बताया है। और इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।